हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्रो में। और हमने सैंपल पेपर के 4 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। सेक्शन ए डिस्कस कर लिया है, सेक्शन बी डिस्कस कर लिया है, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इनके सेपरेट वीडियोस हम लोग डाल चुके हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को जाके जरूर देख लीजिएगा कि किस टाइप का पेपर हमारा आएगा। वहां पर हमने कोशिश की है कि पूरा आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ई को डालने जा रहे हैं। सेक्शन ई का मतलब जिसमें कि केस स्टडी हमारी आएंगी, 3 केस स्टडीज होंगी। तो केस स्टडी हमारी किस टाइप की बन सकती है, तो वो हम लोग यहाँ पर बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, तो ये केस स्टडी हमारा जो है ये 3D से है। तो केस स्टडी है क्या, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, A hawk want to hunt a bird. That's why the hawk is keeping a close eye on the bird. At a moment, the hawk is at point 346 and the bird is at point 267. And in the next moment, bird is fly away at -406 and hawk is at 278. इसका मतलब ये है कि कोई भी हॉक है ना। हॉक क्या है कि वो किसी बर्ड का बेटा शिकार कर रहा है ना। बर्ड को उसको हंट करना है, तो वो अपनी पहली नजर उस पर बनाए हुए है। आगे लिखा हुआ है दैट्स व्हाई द हॉक इज कीपिंग द क्लोज आई ऑन द बर्ड। बर्ड के ऊपर पहली नजर बनाए हुआ है ना। एट अ मोमेंट द हॉक इज एट पॉइंट, जो हॉक है किसी मोमेंट पर 346 पर है और जो बर्ड है वो किसी पॉइंट 267 पर है। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट जो बर्ड है वो उड़ जाता है, उड़ने के बाद -406 पर पहुंच जाता है, और जो हॉक है वो नेक्स्ट मोमेंट पे कहां पर पहुंच जाता है, 278 पर पहुंच जाता है। तो ये तो हमारी केस यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये हमारे पास लिखा हुआ है पैसेज। अब यहाँ पर लिखा क्या है, इसको हमें रीड करना है और वहां से इन क्वेश्चंस के आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ एट द फर्स्ट मोमेंट हॉक एट द पॉइंट 346 and word at the point 267, then equation of line passes through these point. इन दोनों पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन को हमें फाइंड आउट करना है, और ऑप्शन में दिखा होगा कि हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, वेक्टर फॉर्म होती क्या है ये देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म होती क्या है, देखिए बेटा, 2 पॉइंट्स होकर जा रही है ना, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट। R vector is equal to A vector plus lambda times of B vector minus A vector। यहां पर हम लैम्डा लगा सकते हैं, म्यू लगा सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट S या T कुछ भी लगा सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये कोई कांस्टेंट होता है, कोई रियल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन जो वेक्टर इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, वो हमारे पास ये होता है। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और वहां से इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। R वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ A वेक्टर क्या है, ये पहला पॉइंट 346, ये हमारा A वेक्टर है जहां पर हॉक था। ठीक है, ये A वेक्टर है और ये हमारा क्या है, B वेक्टर है। ठीक, तो यहां से आप ये A पॉइंट हो गया, इससे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, वहां से A वेक्टर बन जाएगा। तो A वेक्टर हम अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, ये A वेक्टर बन गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो B वेक्टर हम किस पॉइंट की हेल्प से बनाएंगे, 267 की हेल्प से हम B वेक्टर को बनाएंगे। तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो यहां से 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 वेक्टर 2 माइनस 3i प्लस 6 माइनस 4j, 6 माइनस 4j प्लस 7 माइनस 6k, 7 माइनस 6k। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर। तो R वेक्टर इज इक्वल टू 3i 4j 6k प्लस ये कितना आ जाएगा, माइनस आई है ना, ये माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई प्लस 2j और प्लस k, माइनस आई प्लस 2j प्लस k। अब यहां पर हम देखेंगे कौन सा इक्वेशन हमें दिख रहा है, 3i प्लस 4j प्लस 6k लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस आई प्लस 2j प्लस k।
तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी वो ये होगी। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए तो इसका देखिए सेकंड, इसी केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ एट द अदर मोमेंट हॉक एट द पॉइंट -406 एंड बर्ड एट द पॉइंट 278 देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दीज पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसकी क्या इक्वेशन होगी। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम उसी की तरह से है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं और फिर दोबारा से हम लोग वही फॉर्मूला जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो आपको कैसे निकालना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर आप इस पॉइंट की हेल्प से बना लेंगे और बी वेक्टर आप इस पॉइंट की हेल्प से बना लेंगे। तो चलिए इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्या आएगी इक्वेशन। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 4i 0j प्लस 6k। तो ए वेक्टर तो आप इसकी हेल्प से बना लेंगे -4i प्लस 0j प्लस 6k और प्लस लैम्डा या म्यू कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर लगाना होता है, ध्यान रखेंगे ये कोई भी कांस्टेंट होता है, कोई भी रियल नंबर होता है। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर ये है ना 2i प्लस 7j प्लस 8k। यहां से बी वेक्टर को बना लेंगे और इसमें से इसको माइनस करना है। तो 2 माइनस -4 तो मतलब +4 हो जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2 + 4 6i हो जाएगा, 6i और 7 - 0 दैट इज 7j, फिर 8 - 6 प्लस का 8 - 6 तो 2k बचेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से होकर जो लाइन हमारी पास होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो भाई कौन सा ट्रू है, -4i प्लस 0j प्लस 6k और ये 2i, ये वाला तो ऑप्शन ट्रू है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2i है, यहाँ 6i आ रहा है। ये वाला भी ऑप्शन ट्रू नहीं है क्योंकि बेटा यहाँ -4i आ रहा है। इसको देखो -4j, ये भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। अब लास्ट बचा है, देख लीजिए या तो ट्रू ही होगा या फिर ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, है ना। तो आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू -4i प्लस 0j प्लस 6k और 6i प्लस 7j प्लस 2k। तो ऑप्शन फोर्थ वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अब बच्चों यहाँ पर एस लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं यहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था ये कोई भी रियल नंबर यहाँ पर आ सकता है, एस लैम्डा टी कुछ भी आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, किसका थर्ड क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। तो देखिए अब इसका ये थर्ड क्वेश्चन है, इसी केस स्टडी पर बेस्ड है ये थर्ड क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच आर पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3, 4, 6, 2, 6, 7 एंड -406 2, 7, 8। मतलब इस लाइन, इस इन पॉइंट से जो लाइन पास होगी और इन दो पॉइंट से जो लाइन पास होगी, उन दोनों लाइंस के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपको देखो एंगल के लिए फॉर्मूला पता ही होगा कि अगर हमारे पास ये लाइन की कोई इक्वेशन दे रखी है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, है ना, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन अगर आपको दे रखी है a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। तो दो लाइन हमें दे रखी है और उन दोनों लाइन के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। क्लियर है, तो यहां पर आपको b1 वेक्टर b2 वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो भाई इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप निकालेंगे तो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहां से देखो ये दो पॉइंट से जो पास होगी लाइन उसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, है ना, मतलब दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो b वेक्टर आप यहां पर जो लाइन की इक्वेशन अभी मैंने बताई थी ना थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ लाइन दो पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन हम निकालते हैं a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों
निकालिए बेटा। तो ये हो गया ए वेक्टर और यहाँ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी2 वेक्टर माइनस बी1 वेक्टर, बस सॉरी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस आई, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2j, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो k। तो ये हो गया मेरा आर वेक्टर, यानी पहली लाइन की इक्वेशन। आप दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए। दूसरी लाइन की इक्वेशन, इन दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये ए वेक्टर हो जाएगा हमारा माइनस का 4i प्लस 0j प्लस 6k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, इसमें से इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 6i प्लस 7j प्लस 2k। ठीक, अब इन दोनों के बीच का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, इस लाइन के बीच का और इस लाइन के बीच का। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया b1 वेक्टर, ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा वाला, इसको देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b2 वेक्टर। तो फॉर्मूला आप सीधे सीधे फॉर्मूला है आपके पास एंगल निकालने के लिए कि cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा भाई। तो यहां पर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर cos थीटा निकाल रहे हैं, फॉर्मूला आपके पास है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, ठीक। तो यहां वैल्यू लगाएंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है, तो i वाले कोफिशिएंट का i वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू माइनस 1, 6 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -6, फिर 7 इंटू 2, 7 2 हो जाएगा 14, और इसके बाद 2 इंटू 1 प्लस का 2 आ जाएगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर। b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर ये आपके पास आ जाएगा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √6, कितना 1 क्या आ जाएगा √6। तो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया √6। अब आप ऐसे ही b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई, देखिए b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर ये आपके पास बन के आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 40 हो गया, 36 और 4 40 और 49 कितना हो जाएगा 89, है ना, 89 हो जाएगा, 40 प्लस 49 89, तो ये हमारे पास आ गया √89। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये 14 में से 6 को माइनस करेंगे, सॉरी 14 और 2 16, 16 माइनस 6 10 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा 10 और नीचे कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 5 बचेगा, 6 8 जा 48, 48 और 5 48 और 5 53, दैट इज एंगल आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 10 अपॉन √534, cos इनवर्स 10 अपॉन √534, कौन सा ऑप्शन सही है, cos इनवर्स 10 अपॉन √534, ये ऑप्शन हमारा पहले वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है। तो बच्चों इस केस स्टडी पे बेस्ड हम एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस केस स्टडी पे बेस्ड हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू द पॉइंट 346 एंड 267, 346 और 267 से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आप निकालिए। तो दो पॉइंट से जब लाइन हमारी पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं बेटा a x2 - x1 b y2 - y1 और c निकालते हैं z2 - z1 से, ठीक है। तो यहाँ पर a निकलेगा x2 - x1 से दैट इज 2 - 3 से, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, b निकलेगा y2 - y1 से दैट इज 6 - 4 से जो कि हो जाएगा 2, और c निकलेगा z2 - z1 से दैट इज 7 - 6 से, 7 - 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो जो आपके पास डायरेक्शन रेशियो जाएंगे वो कितने आएंगे -1 2 1, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये केस स्टडी हमारी पहली केस स्टडी थी जो कि हमारी किस पे डिपेंड थी,
CD पर डिपेंड थी। ठीक है, अब हम सेकंड केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस स्टडी देखते हैं क्या होगी। तो केस स्टडी फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारा 3D पर बेस्ड था, और एक केस स्टडी हमारा सेकंड है जो कि बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, देखिए in a group activity class there are 10 students whose ages are 16, 17, 15, 14, 19, 17, 16, 19, 16 and 15 years. One student is selected at random such that each has equal chance of being chosen and age of the student is recorded. On the basis of above information, answer the following questions. तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एज ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ कंपोजिट नंबर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किया है उसकी एज एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर तो हम जानते ही हैं कि प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि केवल खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, है ना। केवल खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। बाकी सभी नंबर्स जो कि किसी अनदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ऐसे नंबर को छोड़ दो जो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, वो तो प्राइम हो गए। बाकी सभी नंबर कैसे हो जाते हैं, हमारे कंपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सभी नंबर हमारे कंपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल नंबर्स मेरे पास, टोटल एजेस कितनी है 15, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 15 हो गए। टोटल आउटकम्स 15 हो गए। अब यहाँ पर वो नंबर्स ले लीजिएगा, वो एजेस ले लीजिएगा जो कि कंपोजिट नंबर्स है ना। उन नंबर्स को लीजिए, एज के उन नंबर्स को लीजिए जो कि कंपोजिट हैं। तो यहाँ पर कंपोजिट कौन कौन से हैं, देखो 16 कंपोजिट है ना। 16 के फैक्टर 16 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो खुद से डिविजिबल है ही है। तो यहाँ पर 16 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 15 भी कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है, सही है। 14 कंपोजिट है, 17 16 कंपोजिट है पहले से ही, और फिर से 16 आ गया, तो ये भी कंपोजिट है, 15 भी कंपोजिट है। तो हमारे पास कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास कितने हैं, 6 कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/15, है ना। तो आपने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया है उसकी एज एक कंपोजिट नंबर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 6/15 होगी। ठीक है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एज, सेलेक्टेड स्टूडेंट एज इज कंपोजिट नंबर, इज कंपोजिट नंबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/15, 6/15। इसको आप डिवाइड कर लेंगे 3 से, तो ये 3 2 या 6, 3 5 या 15, तो आंसर कितना आ गया, 2/5। तो अगर वो स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किया है जिसकी एज क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/5। यहां तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस टाइप का बन सकता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट x बी द एज ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन इसने दे दिया। देखिए है क्या कि आप यहाँ x को ना, हम लोग इस x को क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा होगा कि वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि सैंपल स्पेस से रियल नंबर तक डिफाइन होता है ना। रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि सैंपल स्पेस उसका क्या होता है, सैंपल स्पेस उसका डोमेन होता है। ठीक है, सैंपल स्पेस उसका डोमेन होता है, और सैंपल स्पेस से कहां तक डिफाइन होता है, वो रियल नंबर तक डिफाइन होता है। तो यहां पर x क्या दे रहा है, x बी द एज ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उनकी एजेस। तो एज आप लिख लीजिए 16 17 15 14 19, बस यही आएंगी, है ना। देखो अब यहां पर आप ये नहीं करेंगे कि जैसे 16 हमारा कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप यहाँ पर 16 को 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, क्योंकि एक सेट होता है और सेट में कोई भी जो हमारा एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता। तो आप x को जब बनाएंगे तो केवल ऐसे करके इसको लिखेंगे। तो 16 हो गया, उसके बाद आपका 17 आ गया, 17 भी हो गया, 15 हो गया, 14 भी हो गया, और एक 19 हो गया। अब तो आप देखेंगे 17 आप लिख चुके हैं, 16 आप लिख चुके हैं, 19 आप लिख चुके हैं, 16 फिर से आ गया, फिर से 15 आ गया।
तो x हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x, है ना। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी एजेस आपके पास ये होंगे, या तो 16 हो सकती है, या 17 हो सकती है, या 15 हो सकती है, 14 या फिर 19 हो सकती है। क्लियर है। अब देख लेते हैं कि हम थर्ड क्वेश्चन इसका किस टाइप का बनेगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, तो अभी हमने निकाला था x की वैल्यू, है ना, x तो हम निकाल चुके हैं। यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x जो हमने ऊपर निकाला था ना सेट, जहां पर हम एजेस को रिकॉर्ड कर रहे थे, और उसके बाद ये पूछा जा रहा है एंड हेंस फाइंड द मीन एज, और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आपको मीन एज और फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए बच्चों, देखिए बेटा, यहां पर आप एक टेबल बना लीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रैंडम वेरिएबल का आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये आपके पास हो जाएगा यहां पर एज इन ईयर्स, एक मिनट रुकिए बेटा, ये आ जाएगा बेटा एज इन ईयर्स, है ना, और उसके बाद आपके पास उनकी प्रोबेबिलिटी, इसको मैं x से दिखा रहा हूं, और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगी। ठीक है, जो एजेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हम यहां पर लिख लेंगे। अब x हमने बनाया था पीछे, दोबारा से बना लेंगे कि एज हमारे पास 14 अब यहां दोबारा नहीं है तो 14 एक ही बार है, फिर उसके बाद है 15, फिर आपके पास है 16, 17 और 18 नहीं है, 19 है ना, 19, ये एजेस है, ये आपकी x की वैल्यू थी। आप पीछे देखेंगे मैंने अभी सेट बनाया था ना, वहां पर x की वैल्यू आपकी ये थी 14, 15, 16, 17 और 19। अब बच्चों ध्यान दो, अगर एज 14 है, एज कितनी है 14, तो 14 एज वाले यहां पर कितने आपके 14 एज वाले कितने आपके बेटा यहां पर एलिमेंट्स हैं, है ना, कितने आउटकम्स हैं। तो 14 एज आप देखेंगे, इन 15 एजेस में से 14 बस एक ही बार आ रहा है, तो यहां पर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/15 आ जाएगी, है ना। फेवरेबल में 1, क्योंकि 14 एक बार आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो एजेस हैं वो 15 है। अगर मैं 15 की बात करूंगा तो 15 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2, ये 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो 2/15। अगर मैं 16 की बात करूंगा तो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, ये 3 टाइम्स आ रहा है 16, है ना, 16 3 टाइम्स आ रहा है। अब इसके बाद हम 17 की बात करेंगे तो 17 कितने टाइम्स आ रहा है, 17 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो ये 2/15। उसके बाद 19 की बात करेंगे तो 19 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2, ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2/15। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार देख लीजिए, 16 1 2 3, ठीक है, 15 1 2, ये भी करेक्ट है। उसके बाद 15 हो गया, 17 हमारा 1 2 2 टाइम्स है, ये भी सही है। 19 देख लो, 19 कितने टाइम्स है, 19 भी हमारा 2 टाइम्स है, ये भी ठीक है। यहां पर आगे क्या है, 16, बेटा यहां थोड़ी सी कहीं मिस्टेक है, देखते हैं कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर बेटा मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहां पर कितने हैं, 10 है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो आप यहां पर 10 लेके चलेंगे, ये बेटा 10 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, मैंने यहाँ 15 लिख दिया है, बाई चांस मिस्टेक हो गई है ना, 10 है, 10 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर 10 है। अच्छा, पीछे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, जैसा कि मुझे अभी याद है, आप एक बार से चेक करना, वहां पर अगर मैंने 15 लिख दिया है गलती से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 15 ले लिए तो उसको चेंज कर लेना बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर 10 लिखे हुए हैं, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 10 है, तो 14 हमारा एक बार आया तो 1/10, 15 2 टाइम्स आया 2/10, 16 3 टाइम्स आया 3/10, 17 2 टाइम्स आया 2/10, 19 2 टाइम्स आया तो 2/10। अब हमें क्या देखना है कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है या नहीं,
ये जो रैंडम वेरिएबल है उस रैंडम वेरिएबल का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा करेक्ट है या नहीं। तो आप लोग अगर इनका सम निकालेंगे ना, सभी प्रोबेबिलिटीज का समेशन ऑफ पी एक्स निकालेंगे, ये तो आप समेशन निकालेंगे तो इन सबको ऐड कर देंगे, तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, इन सबको प्लस करेंगे ना आप, 1/10, 2/10, 3/10, 2/10, 2/10, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10/10 आ जाएगा। ठीक है, 10/10। तो यहां पर हमारा कितना हो गया आंसर, ये सॉरी समेशन ऑफ पी एक्स हमारे पास 1 आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेक्ट है। अब इसके बाद यहां पर पूछ रहा है कि उनकी मीन एज क्या होगी, तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन देखिए भाई मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन के लिए क्या करते हैं आप लोग, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उनको सबको ऐड कर देते हैं। मीन निकालते हैं आप समेशन ऑफ पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स इंटू एक्स, इनको आई से भी नोट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है। तो आप लोग क्या लिख लोगे, पी एक्स आई इंटू एक्स आई, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड कर देना है। तो कैसे करना है देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/10, 14/10 प्लस 15 टू या 30/10, 30/10 प्लस यह आ जाएगा 16 3 या 48, 48/10 प्लस 7 2 या 32, 72 या 34/10 और 19 2 या 38, 38/10, इनको सबको प्लस कर लीजिए तो 4 और 8 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 कैरी बचेगा 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 10 13 16, तो ये 16 164/10 आ जाएगा। एक बार ऐड और चेक कर लो, तो 4 और 8 12, 12 4 16, 16 और 8 कितना 24, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, कैरी 1 सॉरी 10 13 13 3 16, तो आपके पास जो आंसर आएगा 16.4। तो इनका जो मीन एज आएगी, मीन हमारे पास कितना आ जाएगा 16.4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन था इस केस स्टडी का, ये 2 मार्क्स का था, वो दोनों हमारे कितने कितने मार्क्स के थे, 1 मार्क्स के, है ना, 4 मार्क्स की एक स्टडी होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बन सकता है वो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी, थर्ड केस स्टडी पर, देखते हैं कैसे केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी केस स्टडी थर्ड, जो कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से है। और इस केस स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 3 पॉलिटिशियंस इन हाथरस, आर उपाध्याय, ए शर्मा एंड जी चौधरी। ये 3 पॉलिटिशियंस हैं, कोई जगह है हाथरस वहां पर। और उसके बाद लिखा है ए शर्मा गॉट हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ जी चौधरी, ए शर्मा गॉट हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ जी चौधरी। जी चौधरी के वोट्स के आधे वोट ए शर्मा को मिलते हैं। फिर आगे लिखा है आर उपाध्याय गॉट 1000 वोट्स लेस देन जी चौधरी, जो आर उपाध्याय है उसको 1000 वोट लेस मिलते हैं जी चौधरी से। और आगे लिखा हुआ है, ठीक है, टोटल वोटिंग इन हाथरस इज 359415। If R Upadhyay got X votes, A Sharma got Y votes, G Chaudhary got Z vote, then on the basis of the above information give the following answers। हमें ये आंसर्स यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये जो हमारे पास above information दे रखी है, इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा। देखिए यहाँ से देखिए, पहले यहाँ दे रखा है ए शर्मा गॉट हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ जी चौधरी, यानी जी चौधरी को जितने वोट मिलते हैं उसके आधे जो मिलते हैं वो ए शर्मा को मिलते हैं। तो ए शर्मा को हम कितने वोट लेके चले हैं, देखो यहाँ पर 22 वोट, ए शर्मा गॉट 22 वोट, है ना, ए शर्मा गॉट 22 वोट। और जी चौधरी को हम कितने वोट लेके चले हैं, जेड, जी चौधरी को हम जेड वोट लेके चले हैं। तो ए शर्मा को जो वोट मिलते हैं, ये जो वोट है 22, ये जेड के वोट के हाफ है, यानी जेड को जितने वोट मिले हैं उसके कैसे हैं, हाफ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है जी चौधरी, ये लिखा है ना, कहाँ है बेटा, ए शर्मा गॉट हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ जी चौधरी, जी चौधरी को जितने वोट मिले हैं उसके आधे ए शर्मा को मिले। तो यहां से कंडीशन आपके पास बनेगी 2y = z, है ना, 2y = z। क्या बनेगी बेटा, 2y = z, 2y = z, दैट इज आप लिख सकते हैं 2y = z, ये 2 है ना, z में 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखने 2 है, z को ऐसे बना लेते हैं, अब सही है,
तो यहां से आ जाएगा 2 बाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। 2 बाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देख लीजिए पहले तो यहीं से 2 बाई माइनस जेड कहां दिख रहा है, 2 बाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। 2 बाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 दिख गया होगा। उसके बाद आगे और क्या लिखा है, और बना लेते हैं। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन को बना लेते हैं। आर उपाध्याय गॉट 1000 वोट लेस टू जी चौधरी। जी चौधरी को वोट मिले थे जेड, आर उपाध्याय को मिले हैं एक्स। आर उपाध्याय को वोट कितने मिले हैं, एक्स। तो इसको 1000 वोट कम मिले हैं, है ना। एक्स जो है वो 1000 कम है जी चौधरी से। तो आपने क्या किया, जेड में से 1000 कम कर दिया। तो ये दोनों वोट हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए। जो आर उपाध्याय के वोट थे वो जी चौधरी से 1000 कम थे। तो आपने क्या किया, जी चौधरी में से जी चौधरी के जितने वोट्स थे उसमें से 1000 कम कर दिए, दोनों इक्वल हो गए। अब आप देखेंगे कौन सी कंडीशन यहां पर बन जाएगी, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 1000। हाँ, ये भी कंडीशन सही है, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन। और तीनों वोट का ये सम होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सम हमारा इसकी इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे जितने भी पीपल रहते हैं, जितने भी लोग हैं हाथरस में, उन सभी ने वोट किया है। ये बात यहाँ पर लिखी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर बेटा हर एक जितने भी लोग हैं उन सब ने यहाँ पर वोट किया है। तो टोटल वोट जो हमारे पास है वो कितना है, ये है, ठीक है। टोटल वोट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 359415। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा बन सकता है किससे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। अब चलते हैं आगे, इसके और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो अभी आपने इक्वेशंस बनाई थी ना, उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जो इक्वेशंस अभी बनाई थी ना, उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो पहले तो हम इक्वेशंस को देख लें कि इक्वेशंस हमारे पास कौन सी हैं। तो इक्वेशंस थी, मैंने यहां पर नोट कर रखा है, 2y माइनस जेड, 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 1000। और थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 359415, है ना। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है ना, इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो बच्चों पहले आप क्या करते हैं, पहले तो आप इसे किस फॉर्म में बनाएंगे, ax प्लस बी, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में चेंज करोगे। तो बेटा यहां पर देखो कैसे चेंज करेंगे, ax, देखिए a क्या होता है, a बनता है x बाई जेड के कोफिशिएंट से। तो यहाँ x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 0 है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट -1 है। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 0 है, z का कोफिशिएंट -1 है। यहाँ x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1। और x बाई जेड आप ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू, ये जो है ये पूरा हमारा b का पार्ट करता, b का काम करता है। यही तो फॉर्म होती है ना, ax इज इक्वल टू b, ये वाली फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं हम लोग। a क्या बनता है, a x बाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं उनको अगर हम ले लेते हैं तो वहां से हमारे पास क्या बन जाता है, a बन जाता है। तो a आप बनाएंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट -1, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट -1, यहाँ पर x का 1, y का 1, z का 1, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, 0 माइनस 1000, और ये कितना है 359415, ठीक है। तो इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0 2 -1। देख लीजिए ये 0 1 -1 1 0 -1 1 1 1, यहाँ पर 2 है, 0 2 -1, 0 2 -1 तो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा भाई, 0 2 -1 तो इसमें है ही नहीं कहीं। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से हमारा ऑप्शन कोई सा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, 0 2 -1 1 0 -1 1 1 1, और यहाँ पर है 0 1 -1, है ना। तो हमारा कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। क्लियर है, क्योंकि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये बनेगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका ये बनेगा, ठीक है। ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन, कि थर्ड क्वेश्चन हमारा किस टाइप से बनेगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा किस टाइप का बन सकता है। अब यहाँ पर पूछा गया है वोट्स विच आर गेटिंग बाय आर उपाध्याय, कि आर उपाध्याय को कितने वोट्स मिले।
मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। आर उपाध्याय को जो बोर्ड मिले हैं वो हमने क्या माने थे x, तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन दे रखी है, अभी हमने जो इक्वेशन बनाई थी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया था, ax इज इक्वल टू b, है ना, ax इज इक्वल टू b। तो यहां से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस x की वैल्यू। तो इसके लिए क्या है, कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा, आप ये निकालते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाता है a इनवर्स b, है ना, a इनवर्स b। तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसके इनवर्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसके इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, अब ये भी पता होगा। तो इनवर्स के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले तो इसके डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। a की वैल्यू ये है, ध्यान रखेंगे, ये x है और ये हमारा क्या है, b है। तो इनवर्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ जाएगा भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए देख लीजिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 0 0 लिख लिया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो आप लोग लिखेंगे 0 माइनस ऑफ -1, दैट इज +1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, मैं R1 के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकाला हूं, डिटरमिनेंट तो आई होप सबको आता होगा। अब इसके बाद हमने लिखा 0, फिर लिखेंगे -2, -2 तो ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, पूरी रो छोड़ देंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस, फिर इस 1 का -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है ना, ये भी माइनस है, और उधर से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस माइनस यहाँ कैसा हो गया, +1 हो गया, ये कैसा आ गया, +1, ठीक है। तो 0 -2 और फिर लास्ट वाला टर्म मेरे पास कितना है, -1, तो ये +1 लिखा हुआ है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में आप क्या निकाल रहे हो, एक्सपेंशन, तो -1 जिस रो में आ रहा है उस पूरे रो को छोड़ दो, इस कॉलम में आ रहा है उस पूरे कॉलम को छोड़ दो, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 में करेंगे तो 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1, और इधर कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, -4 -1, दैट इज आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये कट गया -4। तो डिटरमिनेंट जो बन के आया वो कितना बन के आ गया, -4। डिटरमिनेंट कितना आ गया, -4, ठीक है, डिटरमिनेंट निकल के आ गया। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो भाई एडजॉइंट कितना होगा, एडजॉइंट देख लो, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इनके कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। बेटा मैं यहां से इसको रफ कर ले रहा हूं, ठीक है, जिससे स्पेस तो भी हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट -4 है, मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता हूं, डिटरमिनेंट हमारा कितना आ गया, -4, ठीक, डिटरमिनेंट आ गया -4। और एक बार चेक करते हुए चलना सभी लोग, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी बाई चांस, है ना, ह्यूमन नेचर है मिस्टेक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए -4 हो गया। अब आप इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो C11 C11, तो कोफैक्टर के लिए पहले साइन डिसाइड कर लो। तो यहाँ पर कोफैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, -1 की पावर, ये 1 + 1, ये जो लिखा हुआ है इन दोनों को ऐड करके -1 की पावर में लगाते हैं। तो -1 की पावर 1 + 1, दैट इज -1 की पावर 2। तो -1 की पावर 2 का मतलब -1 की पावर कैसी है, इवन। जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो कितना आता है, +1 ही आ जाता है, मतलब पॉजिटिव साइन ही आ जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो यहां पर साइन आएगा प्लस का, साइन प्लस, और बच्चों C11 मतलब 0 के रेस्पेक्ट में, मतलब 0 के रेस्पेक्ट में आपका कोफैक्टर क्या होगा, तो 0 के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर क्या होगा ये निकालना। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरा रो छोड़ देंगे, और ये मेरा 2/2 का बचेगा मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, 0 -1 1 1, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ -1, दैट इज +1, 0 माइनस ऑफ -1, देखो आप करेंगे ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो आपने ये लिख लिया 0 -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख देता हूँ, -+1, आपके पास ये 1 क्या आ जाएगा, +1, ठीक है, ये आपका +1 हो गया। आप निकालिए C12 कितना आएगा, पहले तो साइन डिसाइड करेंगे, साइन कैसा आएगा इसको फैक्टर के आगे, तो -1 की पावर 1 + 2 लिखेंगे, है ना, -1 की पावर 1 + 2, दैट इज -1 की पावर ये 3 हो जाएगा। -1 की पावर 3 मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस आगे लगा लो, माइनस आपने आगे लगा लिया। अब आप देखिए C12 इसके रेस्पेक्ट में आपको कोई फैक्टर निकालना है, मतलब 2 के रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा आप क्या करेंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे और ये पूरी रो छोड़ देंगे, ये पूरी रो छोड़ देंगे। तो आप मल्टीप्लाई 1 का 1 में करेंगे तो 1 माइनस 1 का -1 में करेंगे तो -1 और आएगा, ठीक है। तो 1 -1 आपके पास कितना आया,
1 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो आपके पास ये बन के आ जाएगा माइनस का 2, तो C12 हो गया आपके पास कितना बेटा माइनस का 2। अब आप C13 निकालेंगे सिमिलरली, तो साइन आपका प्लस का आएगा यहाँ पर, तो निकालिए भाई C13, मतलब इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे। C13 ये वाला एलिमेंट है, -1 है C13, ठीक है, तो -1 के रेस्पेक्ट में आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो पूरा कॉलम ये पूरा रो छोड़ देंगे, तो आपके पास C13 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1। अब आप निकालिए C21, तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 3 हो जाएगा जो कि नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे कोफैक्टर 1 के रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा आप रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 और प्लस 1 हो जाएगा, 1 - 1 -1 आएगा ना, 2 माइनस माइनस 1, तो 2 + 1 हो जाएगा, तो 3 हो गया। कितना हो गया 3। एक और बार रीचेक कर लेते हैं, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो ये पूरी रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। C21 हो गया। अब आप निकालिए C22, तो C22 -1 की पावर 2 + 2 दैट इज -1 की पावर 4, जो कि हो जाएगा +1, है ना। तो साइन हमारा प्लस का आएगा, ये हमें पता चल गया, साइन कैसा आने वाला है प्लस का। अब 2 हमारे पास ये एलिमेंट है, इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये -1, तो 0 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा बच्चों, तो ये C22 +1 और ये 23 निकालूंगा, C23 का मतलब है इसके रेस्पेक्ट में आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, -1 के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो ये पूरा कॉलम ये पूरी रो चली जाएगी। अब आप निकालिए 23, तो पहले तो साइन डिसाइड कर लो, साइन आपके पास आएगा माइनस का, ठीक है, 23 निकाल रहे हो तो साइन आएगा माइनस का, क्योंकि -1 की पावर 2 + 3 करोगे तो -1 की पावर 5 हो जाएगा। -1 की पावर 5 का मतलब नेगेटिव नंबर की पावर 5 आ रहा है, मतलब ऑड नंबर आ रहा है, तो माइनस साइन आ गया जाता है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालना है, तो ये पूरा हम कॉलम छोड़ देंगे और ये पूरी हम रो छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 0 में, 1 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 0 - 2, 0 - 2 का मतलब -2 आएगा, माइनस एक पहले से लगा हुआ है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। 31 निकालो भाई, C31, तो 31 साइन प्लस का आएगा, इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ये है 31 एलिमेंट, इसके रेस्पेक्ट में आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो -1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आपका -2 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया -2। अब ये 32, तो 32 निकालोगे तो साइन माइनस का 32, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन निकाल रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ दोगे, -1 का 0 में करोगे तो 0 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये -1 बचेगा C32, और 33 कितना आ जाएगा 33 निकालोगे इसके रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा कॉलम छोड़ोगे, ये पूरी रो छोड़ोगे तो 0 -2, तो आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। ये आपके क्या आ गए कोफैक्टर। एक बार बेटा रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर रीचेक करके किया है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। तो इसके हेल्प से मेरे पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बेटा आप लोग C11, C12, C13 लिखते हैं, फिर उसका एडजॉइंट लेते हैं ना, C11, C12, C13, C21, C22, C23, मैं ऐसे ना करके डायरेक्ट एडजॉइंट को लिख रहा हूं, कैसे, C11, C12, C13, मैं इस टाइप से C11, C12, C13 लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूं एडजॉइंट लेके, तो ये आ जाएगा 1 -2 1 और ये -3 1 और 2, फिर कितना है -2 -1 -2, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। एक बार रीचेक कर लो, 1 -2 1 -3 1 2 -2 -1 -2, एडजॉइंट आ गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, x = A 1b, इसको बेटा मैं यहां से रफ कर ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, A 1b, नाउ x = A 1b, A 1 कैसे निकालेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -4 और एडजॉइंट कितना आया है 1 -2 1 -3 1 2 -2 -1 -2 और b की वैल्यू कितनी है 0 -1000 और 359415 94
15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करो भाई। तो -1/4, पहले तो -1/4 है, एज इट इज लिखा रहने दो उसको। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, और ये प्लस का 3000, और इधर माइनस का कितना, -2 5 जा 10 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 कैरी 1, 10 11 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। ये आ जाएगा भाई। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 कैरी 1, 2 3 जा 6, इतना आ गया। अब नेक्स्ट -2 से करोगे तो ये 0, 1 का इसमें करोगे तो माइनस का 1000, और -1 से करोगे तो माइनस का 3 5 9 4 1 5, 3 5 9 4 1 5। फिर आप करेंगे 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 1000 में करोगे तो माइनस का 2000, और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 कैरी 1 1 3, 2 9 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। ये बन के आ गया भाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो कुछ भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखिए बच्चों कितना आएगा, x होता है हमारा x/z -1/4, ये कितना बचेगा, तो इसमें से इसको माइनस करना है, 0 3 8, 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 8 में से 0 जाएगा तो 8। अब कितना बच गया, नेक्स्ट 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और यहां 1 7 एज इट इज आ जाएगा, 1 7 एज इट इज, इतना बचेगा। एक बार माइनस करके देख लो भाई, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, फिर 8 है, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 1 एज इट इज 7 एज इट इज, ये माइनस का बचेगा, ठीक है। आगे देखो, इन दोनों को दोनों ही माइनस किया तो प्लस करना है, तो प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 5, 5 के बाद फिर कितना आएगा 1 4 1 4 5 1 4, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1 6 3 6 3, ये भी माइनस का, और नीचे कितना आ रहा है, ये भी हमारा प्लस ही होना है, तो 0 3 8 0 3 8, अब 8 और 2 10 कैरी 1, 8 और 2 10 कैरी 1 2 7 2 7। अब आप 4 से इनको डिवाइड कर दीजिए, 4 से इनको डिवाइड कर देंगे तो x/z इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करो तो माइनस से माइनस अभी तीनों का कट जाएगा भाई, माइनस से माइनस तीनों का कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 3, 30 हो गया, 4 से 28, कितना बचा 3, और 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 बचेगा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 2 बचेगा, है ना, 23 हो गया, 23। तो अब कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, कितना बचा 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, लगभग कितना आया, पॉइंट में निकल के आई, x की वैल्यू 17897.75 है ना, 17। आप इसको डिवाइड कर रहे हो, एक मिनट रुकिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं सही है, तो
तो कितना आया 17895.75 ऐसा कुछ करके आया, मतलब पॉइंट में हमारा आंसर बन के आ रहा है। हमें निकालना था कि वोट आर उपाध्याय ने कितने पाए, तो यहाँ पर बेटा आर उपाध्याय के वोट हमारे 17 से शुरू हो रहे हैं, यहाँ तो ये 14 से शुरू है, इसका मतलब कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो केस स्टडी बनेगी वो इस टाइप से हमारी केस स्टडी बनेगी। वैसे तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन जो की है पूरी तरह से सही की है, लेकिन फिर भी एक बार आप करके जरूर देखना, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे सॉल्व करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि वहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसे करेक्ट जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा केस स्टडी। सैंपल पेपर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने पार्ट्स में डिवाइड करके डाला है, और आपको और भी सैंपल पेपर हम यहाँ पर बेटा प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो हमारे आगे आने वाले सैंपल पेपर है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।